जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे ज़ीशान। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ करता रहता हूं। आज मेरे स्टूडियो में एक और मेरे खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी के बारे में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं और उनका नाम है कुणाल शर्मा। एक बहुत ही कम उम्र में मैं कहूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा है और उसके बारे में आज हम ढेर सारी बातें जानेंगे। तो कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा हमारे स्टूडियो में जी। तो कुणाल, मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि तुमने मॉडलिंग की इंडस्ट्री में कदम रखा और बड़ी कम उम्र में दिल्ली एनसीआर वाला टाइटल तुमने जीता, जिसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा स्ट्रगल करते हैं और कम उम्र में ये मुकाम तुम्हें मिल पाया। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ, कब तुम इंस्पायर हुए, किसने तुम्हें इंस्पायर करा इस मुकाम के लिए? सर, मेरी फैमिली एंड माय कॉलेज, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उसी से मैं इन सब चीज़ों से इंस्पायर हुआ। और मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस लाइन में एंटर होने के लिए। और मुझे लास्ट ईयर मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद अब मैं मिस्टर दिल्ली जीता हूँ लास्ट, और उससे पहले मैंने रनवे शोज़ किए हैं बहुत सारे, दिल्ली 6, रेड विंग्स और फैशन नाइट्स करी है मैंने। और मैं शूट्स भी करता रहता हूँ, ब्रांड शूट्स, शॉपर स्टॉप का कराया मैंने, इंट्यून का, फ्लिपकार्ट पे मैंने 2-3 लिए हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंस्पायर लोग करते हैं, लोगों को एक मुकाम मिलता है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी है, लोग कर पाते हैं। तो किस किस को मानते हो कि किन लोगों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट तुम्हें करा है? माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, माय MIT कॉलेज, इन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट करा है। तो क्या कहती थी फैमिली जब तुमने सफ़र की शुरुआत करी कि भैया मॉडलिंग? पहले उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मना किया कि बहुत डिफरेंट लाइन है, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो। बट मेरा थोड़ा माइंडसेट मेरी फैमिली में बहुत अलग है, तो मैंने इसमें एंटर हुआ लाइन में। जब स्टार्टिंग में तो इतना सपोर्ट नहीं किया, बट अब जैसे मेरी इनकम हो गई है स्टार्ट इसमें लाइन में, क्योंकि मैं शूट्स करता रहता हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट करके उन्होंने मुझे अच्छा पे किया। तो देन उसके बाद मेरे पापा को पता चला कि हाँ, कि इस लाइन में स्कोप है अच्छा। देन मैं अभी मिस्टर दिल्ली जीता, उसके बाद वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और वो वैसे भी स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने स्टार्टिंग में। बट ये है कि एक फादर के माइंड में होता है कि लड़का किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए, इसलिए उन्होंने बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारी इंडियन मेंटालिटी थोड़ी ऐसी है कि हम पढ़ाई लिखाई को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बाकी जो साइड लाइन से हमें लगता है कि इसमें बच्चों का फ्यूचर नहीं बन पाता। तो बिल्कुल तुम्हारे पेरेंट्स की जो सोचने की बात है वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा जो है अच्छी फील्ड में जाए और आगे बढ़े। तो मुझे ये बताओ कि जैसे लोगों ने तुम्हें सपोर्ट करा, लोगों का सहयोग मिला, तो फिर इस लाइन में तुमने कैसे अप्रोच करा और कैसे कैसे आगे बढ़े, किन किन लोगों के साथ काम करा? मुझे पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मुझे भैया ने बोला कि ऑडिशंस होते हैं इसके, तो मैंने वो देना स्टार्ट किया। देन लिंक्स बैठे मेरे धीरे धीरे, जब नंबर्स एक्सचेंज होते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब जान पहचान बढ़ती है, तो अपना फिर सामने वाला बंदा जब देखता है कि हाँ ये अच्छा मॉडल है, तो वो आपको अप्रोच भी करेगा, सामने से कॉल करेगा कि ऐसे ऐसे काम है, आपको ये करना है। स्टार्टिंग में होता है कि आपको पे नहीं मिलता कुछ, तो आपको कोलैबोरेशन में लेते हैं। देन उसके बाद जब आपका एक फेस वैल्यू बन गई, उसके बाद वो आपको पेड के लिए अप्रोच करेंगे। तो यही प्रोसेस रहता है कि किसी भी लाइन में घुसोगे तो उसको पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना है। इनकम एकदम स्टार्ट नहीं होती, कहीं भी कोई भी लाइन पकड़ लो आप, तो धीरे धीरे अब जाके मेरी थोड़ी थोड़ी इनकम स्टार्ट हुई है इस लाइन में। बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब एक होता है पढ़ाई में, हमें एक डिसिप्लिन है कि पढ़ना है 4 घंटे 5 घंटे, एक IAS होता है 12-12 घंटे पढ़ता है, 14 घंटे पढ़ता है। तो इस फील्ड में जब हम आते हैं, मॉडलिंग में आते हैं या एक्टिंग में आते हैं, तो क्या एक डिसिप्लिन का प्रोसेस होता है? किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखते हो? डिसिप्लिन मेनली क्या होता है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा, अगर आप कहीं जा रहे हो शो पे, तो आपको पूरा दिन लग जाता है। मैंने लास्ट एक शो किया, फैशन शो, मैं सुबह 7-8 बजे मैं वहाँ पहुँचा हूँ, फिटिंग्स एंड ऑल हुई है सब, वो रात को शो 1-1:30 बजे ख़त्म हुआ है, और मैं देहरादून था उस टाइम। वहाँ से निकलना मतलब थोड़ा अपने आप को हर चीज़ में वो करना, मेंटेन। वहाँ आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोगों से अलग बात करोगे, तो वही चीज़ होती है, अपनी आदत अच्छी रखो, सबके सामने ऐसा दिखाओ कि यू हैव डिसिप्लिन। वो वही चीज़ होती है। अगर अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो आपके साथ में डिसिप्लिन नहीं हूँ, फिर आप मुझे आगे भी उस चीज़ के लिए अप्रोच करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बिहेवियर जो रहेगा वो आपके साथ ही, उस हिसाब से आपको काम मिलेगा।
तो इस इंडस्ट्री में कहा भी जाता है कि एक्सप्लॉइटेशन बड़ा होता है Yes, लोगों का। तो कभी तुमने ऐसा देखा कि किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, या किसी तुम्हारे साथ के मॉडल ने, साथी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा हो कि यार मैं जब आया था तो मुझे इस बंदे ने एक्सप्लॉइट करा था? मैं मतलब नाम नहीं लेना प्लीज़, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई अगर ऐसा किस्सा है तो प्लीज़ हमें बताओ। सर ऐसा किस्सा तो नहीं है। मैं हर इवेंट में कम से कम 100 लोगों से, नए लोगों से मिलता हूँ। और अब इतना मैं अब जान चुका हूँ कि जैसे मैं इवेंट्स में जाता हूँ तो नॉन फेसेस मिलते हैं मुझे ज़्यादातर। अब मैं जैसे अभी लास्ट शो में गया तो वहाँ मुझे बहुत सारे नॉन मिले। ऐसे मेरी किसी से इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हो पाती, क्योंकि दिल्ली के बंदे जो रहते हैं वो थोड़े से वहाँ आप इतनी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते जी। आप यूपी से हो, आपकी वाइब मैच भी यूपी वालों से ही होगी। वो वहाँ आएंगे, उनसे ही बात होती है जी। दिल्ली वाले रहते हैं कि थोड़ा सा वो अलग उसमें रहते हैं इंस्टीट्यूट में, तो उन्हें अप्रोच करना फिर वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर गर्ल्स मॉडल्स रहती हैं, बॉयज़ में इतनी नहीं है डिमांड अभी इस टाइम, क्योंकि ये फॉरेनर्स मॉडल ज़्यादा अप्रोच करते हैं। फॉरेनर्स के लिए एजेंसी बहुत हैं दिल्ली में, तो वो यही सोचते हैं कि जैसे फॉरेनर्स मॉडल रहते हैं उनके लिए काम बहुत आसान होता है, उनका स्किन टोन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इंडियंस में इतना नहीं है, तो इसलिए इंडिया में ज़्यादातर ये फॉरेनर्स को करते हैं, अप्रोच करते हैं। और जैसे अगर हम फॉरेन जाते हैं तो वहाँ इंडियंस की डिमांड ज़्यादा है। हमारे इंडिया से बहुत मॉडल जा चुके हैं बाहर, बहुत अच्छे लैक में, और ये सब फैशन वीक्स होते हैं, ये बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, ये भी अच्छा करते हैं। ये फॉरेनर्स नहीं लेते कभी भी, ये इंडियन यूज़ करते हैं। फॉरेनर्स यहाँ ज़्यादा चलते हैं, ये दिल्ली, मुंबई, यहाँ चलते हैं शोज, ये रहता है। तो आउट ऑफ इंडिया में जैसे तुम बता रहे हो कि वहाँ पे इंडियन मॉडल्स को ज़्यादा अप्रोच किया जाता है, तो उसका क्या रीज़न है? वहाँ पे सर ये है डिमांड कि आप फैशन शोज में ये रहता है कि डिज़ाइनर अपने क्लोथ्स रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हें मॉडल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। वो डार्क मॉडल्स लेते हैं, प्योर डार्क, उन्हें चाहिए लीन और डार्क मॉडल। वो इंडिया से ही बुलाते हैं ज़्यादातर, जितने मॉडल्स रहते हैं जो अच्छे विसाची, इन सब के फैशन वीक्स रहते हैं, ये बड़े जो शोज रहते हैं ये इंडिया से ही लेके जाते हैं मॉडल्स। वहाँ पे ये रहता है कि उन्हें अपनी ड्रेस रिप्रेजेंट करनी है बस। और जो ये अब मैं जैसे पेजेंट किया मैंने ये मिस्टर दिल्ली, तो इसमें ये रहता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फैशन वीक्स में ये रहता है कि आप डिजाइनर्स के क्लोथ्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस चीज़ का फर्क रहता है इन दो लाइन में। तो इसलिए वो ज़्यादातर इंडियंस इसलिए रहते हैं क्योंकि इंडिया में डार्क हैंगे, फॉरेन में नहीं मिलेंगे आपको इतनी जल्दी। और मेन चीज़ इस लाइन में ये है कि हाइट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं 5'11" हूँ, बट मेरे से ऊपर जो है उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। 6+ वो कभी भी जैसे ऑडिशन पे होते हैं वो लिख के भेजते हैं कि आप 6+ हो तो आना। 5'11" को नहीं मिलती इतनी जल्दी चांस। बहुत शोज रहते हैं जिसमें वो लंबे लोग लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने क्लोथ्स दिखाने हैं, वो अपने कपड़े दिखाएंगे, सिर्फ उन्हें अपने कपड़े रिप्रेजेंट करने हैं। वो मॉडल्स को उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, बस उन्हें वो एज अ डमी यूज़ करते हैं कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बस। बिल्कुल सही बात है। तो अलग अलग प्रोसेस होता है कि लोग की सबकी अपनी वैरायटीज़ है, हाइट वाले लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है, मैं छोटी हाइट वाला हूँ। गर्ल्स हील्स पहन लेती हैं तो उनका इतना नहीं हो पाता जी। हमारा बॉयज़ का ये है कि हमें नॉर्मल बूट्स में करनी होती है वो, ये रहता है। और आज के टाइम में इस लाइन में लड़के सेफ नहीं है, मैंने जितना एक्सप्लोर किया लड़कियाँ एक टाइप में है सेफ, पहले नहीं थी, अब सेफ हैं, पर अब लड़के सेफ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन, जैसे मैं बता रहा था बिल्कुल चल रहा है। हमारे लिए भी हील्स बननी चाहिए वैसे, हमें भी हील्स बननी चाहिए। सही बात है, हील वाले जूते पहनकर हम लोग भी वॉक कर सकते हैं। ऐसे मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स के लिए ऑप्शन है। मैं जाता रहता हूँ शोज में तो मैंने देखा है लड़के हील्स पहनते हैं जो थोड़ा हील वाले शूज वगैरह, काफ़ी एक्टर्स भी पहनते हैं, उनके बारे में आता रहता है। बट इस लाइन में थोड़ा सा उन जो बीच वाली वो रहती है ना बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से बॉयज सेफ नहीं है इस लाइन में। अच्छा। मेरे पास खुद अप्रोच आते रहते हैं बहुत सारे, और मैं इन चीज़ को अवॉइड करता हूँ। वो सीधा ये कहते हैं कि आपको हम शो करेंगे, आप मेरे साथ वहाँ चलो, ये चलता है। जी। थोड़ा सा ये लाइन है एक्सप्लॉइट, बट ये है कि आप जिस हिसाब से, अब मैं आज क्लीन वर्क कर रहा हूँ, सारे क्लीन वर्क हैं मेरे, तो
अगर मैंने एक भी वैसा काम कर लिया ना तो उसी में मेरा आगे तक बिल्कुल बिल्कुल वो फिर वो बंदे मुझे अप्रोच करेंगे हर बार। अब मैं क्लीन वर्क कर रहा हूँ तो मुझे क्लीन वर्क ही मिलेगा। और उसमें ये भी है ना कि फिर आप फंसते चले जाते हैं उसमें, आप आपकी ही इमेज खराब हो जाती है। स्टेप रखो वो फिर आप उसी में चलते चले जाओगे, ये रहता है। बिल्कुल, बहुत सही बात है आपने बताई कि देखिए अपनी ही क्लीन इमेज रखनी है। आपके पेरेंट्स ने आप पे ट्रस्ट करा है, उन्होंने ये मौका आपको दिया है। मुझे दिल्ली भेज रहे हैं शोज के लिए, वैसे भी अलग से वो मुझ पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं कि मेरा लड़का कुछ नहीं करेगा, तो उस चीज को मेंटेन रखो। क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ईयर हुआ है मुझे भी, तो आगे भी मुझे काम करना है। तो अगर मैं पहले ही स्टार्टिंग में कुछ गलत कर दूंगा तो फिर वो मुझे कैसे भेजेंगे? और जो उन्होंने ट्रस्ट मेंटेन रख रखा है वो मुझे भी रखना पड़ेगा ना, ये रहता है। बिल्कुल। तो आगे और क्या तुम इसमें कैरियर ऑप्शंस देखते हो कि तुम्हें लगता है कि मॉडलिंग के साथ तुम्हें इन्फ्लुएंसर या एक्टिंग में जाना है? एक्टिंग के लिए सर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा थिएटर्स करने पड़ेंगे, और दिल्ली में इतना स्कोप नहीं है इसमें एक्टिंग में, तो मुझे उसके लिए मुंबई साइड ही जाना पड़ेगा। तो मैं ये मॉडलिंग में ही कंटिन्यू रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मैं इन सब चीज़ों से हट जाऊँगा। पढ़ाई और मेरा फैमिली बिजनेस है, मुझे आगे वही, और इतनी फिर उसमें ये रहता है कि आपको काम मिले या ना मिले इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, वो आपके ऊपर है। अब मैंने मेंटेन रख रखा है अपना आपको, तो मुझे शोज मिलते रहते हैं। मैंने लास्ट अभी 2 महीने में 13 kg लॉस किया है, वो भी इसलिए क्योंकि इस लाइन में लीन चाहिए बंदा। मैं पहले मेरे में बहुत फैट था, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आप खुद ही बोलोगे कि आप ऐसे थे। मैं बहुत ज़्यादा फैट ही था, मेरे फेस फैट बहुत ज़्यादा था। देन मैंने उसके बाद जब मैं लाइन में घुसा, मैंने एक्सप्लोर किया कि हर बंदा किस हिसाब से अपने आप को मेंटेन रख रहा है। यहाँ मैं नॉर्मल ड्रेसअप होके आया हूँ, वहाँ मैं मेरा ड्रेसअप चेंज हो जाता है बिल्कुल। वहाँ की लाइन और यहाँ की लाइन में बहुत, अगर आप वो चीज़ मेरठ में पहन के घूमोगे ना तो आप वो नहीं कर पाओगे। वहाँ पे ये है कि वहाँ सब ऐसे ही आते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ 100 लोग आते हैं, 100 ही वैसे ड्रेसअप होके आते हैं। तो ये रहता है। अभी मेरा जैसे ऑडिशन होते रहते हैं, तो ऑडिशन अगर हम इस लाइन में एंटर हो रहे हैं तो हमें ऑडिशन देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑडिशंस में आते हैं लिंक, जितने बैठेंगे वहीं बैठेंगे आप। वहाँ एक से एक अच्छे एजेंसीज आती हैं, अगर आपको वहीं उन्होंने देख लिया ना कि आप मॉडल हो अच्छे, तो वो आपको वहीं से नंबर लेके आपको सीधा वहाँ बुलाएंगे अपने ऑफिस। ये रहता है। काम ऐसे ही मिलेगा कि आप ऑडिशंस में जाओ, थोड़ा अपने लिंक्स बढ़ाओ, शोज में जाओ, ये रहता है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे अपने काम के लिए, लोगों से नहीं मिलेंगे, चाहे आप जॉब करते हैं कोई भी फील्ड में, अब एक डॉक्टर भी है तो वो पहले अपना प्रमोशन करता है, लोग उसके पास पेशेंट्स आते हैं, फिर वो जाकर लोगों की उसकी मॉक पब्लिसिटी करता है। वो बिल्कुल ज़रूरी है, हमें पहले खुद ही फॉलो अप करना पड़ता है अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए। तो वही ब्रांड यहाँ पर जो है अभी कुणाल अपने आप को बना रहे हैं। तो कुणाल, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए इस काम में आगे जा रहे हैं और अपने आप को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी में। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग आपकी तरह इस मॉडलिंग फील्ड में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे क्या एक बात कहना चाहेंगे, किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखें? सर, इट्स ऑल अबाउट आपको क्लीन वर्क की अप्रोच करना है, सबसे मेन ये चीज़। अगर आप किसी गलत रास्ते पे, अगर आपने एक स्टेप भी रख दिया ना तो आप उसी में आगे चले जाओगे, और उस लाइन से निकलना बहुत टफ हो जाता है एक बार अगर आप एंटर हो जाओ तो। और जितना क्लीन वर्क करोगे, फिर पैसे स्टार्टिंग में नहीं मिलते। बिल्कुल, मैं सीधा बोलता हूँ कि नहीं मिलते पैसे स्टार्टिंग में। अगर आप डर्टी वर्क करोगे तो आपको मिलेंगे, बट अगर आप क्लीन वर्क करोगे, थोड़ा टाइम आप उसमें दोगे, उसके बाद आपकी धीरे धीरे इनकम स्टार्ट हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में अगर आप सोच रहे हो कि आपको कमाना ही है तो फिर ये लाइन वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप कमाने का सोचोगे तो आप गलत रास्ते पे चले ही जाओगे। ये रहता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है, कुछ भी हो। अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है और थोड़ा पैसा भी, ये रहता है। और जैसे तुमने बताया कि आपको फिट रहना भी बड़ा ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी है, तो इसके साथ साथ तुम्हें एज फैक्टर भी कुछ लगता है कि लोगों की उम्र के साथ भी मॉडलिंग का जो ऑप्शन है वो कम हो जाता है? एज इज जस्ट अ नंबर। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके मैं अब तो जैसे मैं पहचान गया हूँ सबको कि कौन कैसे है। मैं स्टार्टिंग में जाता था तो मैं बहुत लोगों से रैंडम मिला, तो कुछ से जैसे कन्वर्सेशन हो जाती है ना, तो एक दोस्त है मेरी, तो वो मॉडल है बहुत अच्छी। वो अगर आप उसे देखोगे तो वो 18 प्लस भी नहीं लगेगी आपको, बट उसकी एज 29 है। और आप अगर उसे देखोगे आप बोलोगे ये 18 प्लस तक नहीं है। और वहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आप देख के नहीं बता सकते कि ये इनकी एज ही है। और ऐसे मेरे साथ 3-4 बार हो चुका
सामने एक लड़की खड़ी है और वो मतलब नॉर्मली मेरे से बात कर रही है, और जब मैंने उससे पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू, तो उसने बोला 16, और आई एम शॉक्ड कि मतलब 6 फीट की गर्ल, वो भी 16 ईयर ओल्ड, और मतलब देखने से लग नहीं रहा कि वो 16 की है, और जिसे मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये छोटी सी है, वो 29 की है। तो एज इज जस्ट नंबर, क्योंकि इस पूरी लाइन में ग्रूमिंग सबसे बड़ी चीज़ है। इफ़ यू आर ग्रूम्ड तो आप देख के बता नहीं सकते कि उसकी एज है। क्या बात है, ये रहता है। तो वही फिजिकल फिटनेस वाली बात जैसे तुमने बताई कि आप फिट रहेंगे। आपको मॉडलिंग लाइन में सिर्फ यही बोलेंगे सब, अगर आपको नहीं वो सेलेक्ट करना, वो आपको यही बोलेंगे यू हैव टू ग्रूम। आप जितना ग्रूम होगे उतना आपको काम मिलेगा। मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि मेरे में फैट बहुत सारा था, तो मुझे हर बंदा यही बोलता था कि यू हैव टू ग्रूम। उस टाइम मुझे नहीं पता था ग्रूम क्या होता है, कैसे होता है। जब मैंने लाइन को थोड़ा एक्सप्लोर किया, सबने बोला कि ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा थोड़ा सब टिप्स देते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखा, फैट लॉस किया। सबसे मेन एब्स, अगर आपके एब्स हैं तो आपको काम मिलता रहेगा। फेस फैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी लीन होनी चाहिए बॉडी। बस ये 2-3 चीज़ें हैं, और तो आपको फिर काम ही काम मिलेगा फिर। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, ढेर सारी बातें यहाँ पे हमने कुणाल से करी, मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना कि वो कैसे इंस्पायर हुए, किन किन लोगों ने सपोर्ट करा, और किन बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है अगर आप भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो। तो कुणाल, इतना कीमती वक्त हमने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर वादा रहा कि मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें करेंगे वॉइस ऑफ इंद्रप्रस्थ पर आप लोगों के साथ, आपके अपने आरजे ज़ीशान के साथ।